नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पिछले 4 दिनों में 2 बड़े कदम उठाकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि वे लल्लो चप्पो और चापलूसी से खुद को दूर रखना चाह रहे हैं और ऐसे किसी बयान को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो नीतीश कुमार की शान में गुस्ताखी हो। चाहे लालू प्रसाद को आरजेडी का फिर से अध्यक्ष चुना गया, लेकिन तेजस्वी के इन कदमों से यह साफ होता जा रहा है कि पार्टी की कमान अब पूरी तरह से उनके हाथों में आने लगी है। ताजा मामला कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को राज्य मंत्री परिषद से हटाने का है, जिन्होंने विवादास्पद बयानों के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है। इसका ऐलान भी सुधाकर के पिता और राज्य आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह से ही कराया गया। साथ ही उन्हीं से निर्देश भी जारी करा दिया गया कि नीतीश के भविष्य और तेजस्वी के सीएम बनने के बारे में कोई भी नेता बयानबाजी ना करे। तो किस तरह से तेजस्वी के हाथों में आरजेडी की कमान आती जा रही है, यह समझने की कोशिश करते हैं कि आरजेडी के नए बॉस तेजस्वी यादव किस तरह से आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर कोई भी चुनौती वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह के बयान नहीं मानेंगे जिसमें कहा जा रहा है कि अगले साल तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नीतीश 2024 में गठबंधन की अगुवाई करेंगे। ये सब बयानों को वो नहीं अप्रूव कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने बयानबाजी से परहेज करने के लिए तमाम आरजेडी के नेताओं से कहा है और तेजस्वी के सीएम बनने के बारे में कोई भी नेता बयान न दे, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है। और कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का जो इस्तीफा हुआ है वो दरअसल कराया गया है, क्योंकि जिस तरह के आरोप वो बार बार लगाते थे राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के, उससे जाहिर सी बात है कि सरकार की छवि को धक्का पहुंच रहा था। और सुधाकर सिंह को कई बार चेतावनी भी दी गई थी, यह आरजेडी सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है। और सुधाकर को हटाने का फैसला तेजस्वी ने अपने पिता लालू प्रसाद को बताया और जब लालू प्रसाद यादव ने हरी झंडी दिखा दी, उसके बाद तेजस्वी ने इसके बारे में घोषणा भी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जो कि उनके सुधाकर के पिता भी हैं, उनको दी कि वो अपने बेटे के बारे में फैसला बताएं कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जा रहा है। हालांकि जगदानंद ने अपने बेटे सुधाकर का बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि वो किसानों से जो अन्याय हो रहा है उसके विरोध में इस्तीफा दे रहे हैं। मंडी कानून खत्म करने से किसानों का नुकसान हुआ है, ये सुधाकर लंबे समय से कहते आ रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो उनका विभाग है यानी कृषि विभाग, वो चोरों का विभाग है और वे चोरों के सरदार हैं। उन्हें चेतावनी भी दी गई थी कि ये बयान वापस लें। सरकार बदली पर सारे लोग वैसे ही काम कर रहे हैं, ये बात भी उन्होंने आगे जोड़ी थी। लेकिन जब उनसे कहा गया कि बयान वापस लें तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे, अपने बयान पर वो कायम है। मीडिया से उन्होंने इस बारे में कहा था। इसके अलावा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने वार किया था। वो कहते रहे कि नीतीश कुमार के 17 साल के शासन में राज्य में कुछ भी नहीं हुआ और ये जो बयान था ये महागठबंधन के खिलाफ माना गया। तो ये तमाम जो अंदरूनी समीकरण है उनको ध्यान में रखते हुए तेजस्वी ने यह फैसला किया कि अब इन्हें इस्तीफा दिलवा देना चाहिए। और वहीं उनके पिता जगदानंद सिंह को भी एक तरह से आईना दिखाया है तेजस्वी ने, क्योंकि नीतीश कुमार के भविष्य के बारे में उन्होंने कुछ बयान दिए थे। तो साफ तौर पर कहा है कि इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए और यह बाकायदा निर्देश दिलवाया है कि इस तरह का बयान कोई भी पार्टी नेता ना दे। क्या कहा था जगदानंद सिंह ने? उन्होंने कहा था कि तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को खाली कर देनी चाहिए। 2024 के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारी नीतीश कुमार को करनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि तेजस्वी को यह बयान रास नहीं आया। इसी के बाद उन्हीं के दस्तखत से यह बयान दिलवाया गया कि कोई भी आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री के भविष्य को लेकर, कुर्सी को लेकर कोई बयानबाजी नहीं करेगा। तो एक के बाद एक इस तरह के निर्देश से बिल्कुल साफ हो गया कि तेजस्वी के हाथ में पूरी तरह से कमान आ चुकी है। और सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने क्या कहा, ये सुन लेते हैं। उनको कुछ चीजों से उनकी आपत्तियां थी, उन्होंने आपत्तियां जाहिर भी की, फिर उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसमें संगठन से उनका कोई द्वेष नहीं है, विराग नहीं है। उन्होंने सिर्फ उन वजहों के आधार पर इस्तीफा दिया जिसको वो उजागर कर रहे थे और मैं समझता हूं कि ये मैटर इसको यही क्लोज माना जाए। और 1 महीने के भीतर ही ये दूसरा विकेट नीतीश सरकार का गिरा है, यानी दूसरे मंत्री हैं जिन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा है। और इसलिए विपक्ष ने इस इस्तीफे को लेकर आरजेडी जेडीयू सरकार को घेरा है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि सुधाकर सिंह तो केवल अपने विभाग में भ्रष्टाचार का मुद्दा ही उठा रहे थे। श्री सुधाकर सिंह जी जब से शपथ ग्रहण लिए उसके दूसरे ही दिन से उन्होंने कहना शुरू किया कि
हमारे विभाग में सब ठीक ठाक नहीं है और हमारे विभाग के पदाधिकारी भ्रष्ट हैं और मैं उसका मालिक हूँ, मैं उसका हेड हूँ। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है बिहार में। कहावत है कि मॉर्निंग शोज द डे। देखा जाता है कि सुबह यदि आपका अच्छा है तो दिन भर भी अच्छा होगा। तो ये शुरुआत बिहार सरकार का शुरुआत जो है वो बहुत ही गलत समय पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। और मैं तो ये कहूँगा कि जो गठजोड़ हुआ, जो गठबंधन है, वो बेमेल गठबंधन है। तो इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार पटना से जुड़ रहे हैं। मनीष, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि सुधाकर जो है वो तेजस्वी के चहेते माने जाते थे, उनके करीबी माने जाते थे, इसके बावजूद भी क्या ऐसे आन पड़ी? केवल बयानों के कारण ही उनको हटा दिया गया या कोई और भी दूसरी वजह थी जिसके चलते तेजस्वी ने यह कदम उठाया है? अखिलेश, देखिए, ये जो गठबंधन बना है, महागठबंधन जो फिर से कायम हुआ है बिहार में, अगर आप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के भाषणों को देखेंगे तो वो निरंतर एक ही बात कहते हैं कि हमें भाजपा से लड़ना है, भाजपा को रोकना है। और सुधाकर सिंह भले ही पहली बार विधायक बनने के बाद, चूंकि वो जगदानंद सिंह के पुत्र रहे हैं और साथ ही साथ तेजस्वी को भी उनके ऊपर एक भरोसा था, उनका एक कंफर्ट लेवल था उनके साथ, तो उन्हें कृषि जैसा एक भारी भरकम मंत्रालय दिया गया। लेकिन पहले दिन से ही बयानबाजी के कारण, जिस प्रकार से वो अपनी ही सरकार को घेरने में लगे रहते थे, तो वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ये लग रहा था कि जो एक लार्जर गोल है बीजेपी से लड़ने का या बीजेपी को चुनौती देने का या उनको जवाब देने का, वो जो उनका प्लैंक है वो कमजोर हो रहा है। और यही एक बड़ा कारण रहा है कि आप अपनी सरकार को घेर नहीं सकते हैं और वो भी बार बार आप मंत्री होकर सार्वजनिक बयान दें। हालांकि उनके साथ खुद लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कई बार निजी रूप से बातचीत की, लेकिन उनके बातचीत का असर नहीं हुआ और वही एक बड़ा कारण बना कि लालू यादव ने भी सहमति दी कि सुधाकर सिंह को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। और एक तरह से पार्टी के अंदर और पूरे राज्य के अंदर ये मैसेज भेजना था कि तेजस्वी यादव बॉस हैं, आप भले ही उनकी तारीफ के पुल बांधें, लेकिन अगर आप नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, जो कि जिनको तेजस्वी यादव ने महागठबंधन का नेता माना है, तो एक तरह से आप तेजस्वी यादव को ही डिफाई कर रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो उनके पिताजी की ओर से बयान आया, उसमें एक तरह से तो वो अपने बेटे के उठाए गए मुद्दों पर मुहर ही लगा रहे थे। जो मंडी कानून को खत्म करने वाली बात पर विरोध हो, या कह रहे हैं कि किसानों के साथ न्याय होना चाहिए, और दूसरी तरफ जगदानंद सिंह के जो बयान आए थे उनको लेकर भी एक तरह से तेजस्वी ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह के बयान मंजूर नहीं होंगे और उन्हीं से बयान दिलवाया। तो ये सब किस तरह से आगे चल करके इसका रूप लेगा? देखिए, ये आगे चल के कोई रूप नहीं लेगा। भले ही आने वाले दिनों में हो सकता है, जिसके बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं, कि जगदानंद सिंह भी जो राज्य में उनको बिहार आरजेडी का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए इस्तीफा दे दें या वो हट जाएं, जो काम कर रहे हैं वो हट जाएं। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि जहां तक महागठबंधन है, उसमें लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, वो कोई भी ऐसा बयान अभी फिलहाल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है जिससे महागठबंधन के जो घटक दल हैं, उनके जो आधारभूत वोटर हैं, उनके बीच में किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो। और यही कारण रहा है कि जगदानंद सिंह ने जो बयान दिया था, अगले ही दिन शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने पहले साउंड बाइट दिया, कहा कि ऐसे बयान से सबको बचना चाहिए, और फिर बाद में जगदानंद सिंह से ही सिग्नेचर से उन्होंने बयान दिया कि भविष्य में कोई भी महागठबंधन के बारे में ऐसा बयान नहीं देगा। अखिलेश, इसके पीछे भी एक तरह का आप कह सकते हैं कि उनका विश्लेषण है कि बिहार में जो एनडीए की सरकार गिरी, उसका एक कारण यह भी रहा कि जिस प्रकार से बीजेपी के विधायक तो बराबर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश करते थे, उनकी आलोचना करते थे, वो एक नीतीश कुमार का बीजेपी से आप कह सकते हैं मोहभंग होने का बड़ा कारण था। और तेजस्वी यादव ये गलती अब नहीं दोहराना चाहते हैं, इसलिए कोई भी अगर बोलता है तो उनका प्लान यही होता है कि हमने ये जो गठबंधन किया है वो बीजेपी को रोकने के लिए, बीजेपी को पराजित करने के लिए, ना कि आपस में बयानबाजी करने के लिए। अखिलेश, क्या मनीष, इसका ये भी कारण हो सकता है कि एक तरह का उन्होंने जो राजनीतिक अपना विश्लेषण किया होगा, उन्हें लगा होगा कि जो नीतीश कुमार के अपने वोट हैं, ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, जो अति पिछड़े हैं,
उनमें भी एक तरह से नाराजगी जाती है अगर इस तरह से बार बार ये कहा जाए कि नीतीश कुमार तो कुछ दिनों के ही मुख्यमंत्री हैं, फिर इसके बाद इनको तो दिल्ली जाना है, सारे विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना है। देखिए, जो नीतीश कुमार का आधारभूत वोटर है उसके बारे में ना तो बिहार में बीजेपी के किसी नेता को और ना ही आरजेडी के कोई भी नेता, लालू यादव हो या तेजस्वी यादव, उन्हें यह कंफ्यूजन रहता है कि नीतीश जिसके साथ रहते हैं वो वोटर जो है उस गठबंधन के दल को मन से वोट देता है और उसका वोट पूरी तरीके से ट्रांसफर होता है। ये बात अलग है कि 2020 में बीजेपी जो है जेडीयू को अपना पूरा वोट, जो उनका जो बेस वोट है, उसे ट्रांसफर नहीं करा पाई, जिसके कारण जेडीयू जो है वो 45 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। और उसके पहले भी अगर आपको याद हो तो 2015 के चुनाव में जब महागठबंधन था तो आरजेडी 81 सीटों पर जीती थी और जनता दल यूनाइटेड को 72 सीटें मिली थी। तो जब भी किसी गठबंधन में घटक दल को कम सीटें आती हैं तो उसका मतलब यही होता है कि जो दूसरा दल है उसका वोट जो है उसको ट्रांसफर नहीं हुआ है। और आप कह सकते हैं कि जो आधारभूत वोटर हैं उनमें कंफ्यूजन ना हो, और नीतीश का जो वोटर है वो भी हर तरह के, आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना है तो सबको खबर लगती है, और जगदानंद सिंह से सफाई दिलवाने के पीछे यही रणनीति था कि उनके वोटरों में एक मैसेज जाए कि अब सफाई आ गई है। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान घाटी में उनका व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। हालांकि दौरा शुरू होने से पहले ही आज आरक्षण के मसले पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। आज से शुरू हो रहा है उनका 3 दिन का दौरा और राजौरी और बारामूला में उनकी रैलियां भी होंगी। रैली स्थल के चारों तरफ मजबूत सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। वहीं पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति दर्जे का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। पहाड़ी समुदाय को एसटी दर्जे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहस है। एनसी के पूर्व विधायक ने लोगों से शाह की रैली में शामिल होने को कहा है। समुदाय पहले है, राजनीति बाद में है, यह कहना है कफील उर रहमान का। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में गुर्जर और बकरवाल को पहले से ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। गुर्जर समुदाय ने पहाड़ियों को आरक्षण मुद्दे पर अपना विरोध जताया है। उनका यह कहना है कि हमारी अनुसूचित जनजाति स्थिति से खिलवाड़ न किया जाए। और आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व विधायक कफील उर रहमान का बयान सुनवाते हैं। आज एक मौके, अगर ये मौका असन जाया कर छोड़े तो मारे ख्याल में एना वाले वक्त में कोई मौका असन को मिलना नहीं। इस तरफ कोशिशें हो रही हैं, कोई और कोशिशें भी हो रही हैं, ये सारे किसी को सबरदार करना पड़ता है। वो कोशिशें भी चलती हैं, सारे लोग एक किस्म के नहीं। असल उसका भी ध्यान रखना है। किसी किस्म की इस वेले किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में पैण की कोई लोड़ नहीं। इस वेले सिर्फ असा एक करना है कि असा अपने आप को तैयार करो। 20 घड़ियां पारो ऐसे नहीं कितनी पता नहीं बसा पैसन के पैसा जेड़े लोग तो गैसन कोई रस्ते में उन्होंने रुकावट नहीं, वहीं पीडीपी के मुजफ्फर बेग भी पहाड़ी समुदाय को आरक्षण देने के पक्षधर हैं। आइए उनको भी सुन लेते हैं। शाह साहब अवाम के दीगर मसाइल का जायजा लेंगे और इसके अलावा वो पहाड़ी और गुर्जर कबाइल के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने पर भी तवज्जो देंगे। गुज़श्ता 35 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के अवामी नुमाइंदे पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने की दरख्वास्त कर चुके हैं। मुझे इन दिनों पहाड़ी फोरम के रहनुमाओं ने मशवरा दिया है कि मैं पहाड़ी और गुर्जर बरादरी की सदियों पुरानी बरादरी को आगे बढ़ाने के लिए मोहतरम शाह साहब से गुजारिश करें। लिहाजा मैं तमाम भाइयों बहनों से मौदबाना गुजारिश करता हूं कि वो जनाब अमित शाह साहब के जलसों में खुलूस और जज्बे से शामिल होकर उनसे अपने लिए इंसाफ की अपील करें। इंशाअल्लाह हमारी मुश्तरका कोशिश हमें मंजिल मकसूद तक ले जाएगी। खुदा हाफिज।
हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।